हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एसएससी 24/7 पाठशाला में। हम कर रहे हैं करंट अफेयर्स मार्च 2025 के, जिसमें अभी तक हम अपना पहला सेट कर चुके हैं, यानी कि 25 क्वेश्चन कर चुके हैं। अब बारी है अपने धमाकेदार सेशन को स्टार्ट करने की, जिसमें हम करने जा रहे हैं अपना सेकेंड सेट यानी कि पार्ट 2, आगे के 25 क्वेश्चन। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं फिर अपना पहला क्वेश्चन, जो कि है आपकी स्क्रीन पर। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों? Who was awarded the player of the tournament in the recently concluded ICC Champions Trophy? हाल ही में संपन्न आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो है ऑप्शन सी। सचिन रविंद्र को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला है। ठीक है, और ये किस टीम के साथ खेलते हैं? ये खेलते हैं न्यूजीलैंड की तरफ से। ठीक है, बेस्ट स्कोरर के लिए इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला है। ठीक है, बेस्ट स्कोरर के लिए, ठीक है, बेस्ट स्कोरर के लिए इनको प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब मिला है। क्लियर है? आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 27, विच फिल्म वॉन द मोस्ट अवार्ड्स एट द आईफा अवार्ड्स 2025 हेल्ड इन जयपुर रिसेंटली? हाल ही में जयपुर में आयोजित आईफा अवार्ड्स 2025 में किस फिल्म ने सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो इसका जो सही आंसर है बच्चों वो है ऑप्शन डी। ठीक है, लापता लेडीज। जो लेडीज लापता थी उन्होंने सबसे ज्यादा अवार्ड्स जीते हैं किसमें? आईफा अवार्ड्स 2025 में। ठीक है, वो लापता होकर कहाँ से अवार्ड ले आई? आईफा अवार्ड से। ठीक है, इनको कई सारी कैटेगरीज में अवार्ड मिले हैं। उनमें से कुछ कैटेगरीज हैं जैसे कि बेस्ट फिल्म, ठीक है, बेस्ट फिल्म, ठीक है, बेस्ट स्क्रीन प्ले, ठीक है, बेस्ट स्क्रीन प्ले, इसी के साथ साथ बेस्ट एडिटिंग। ठीक है, बेस्ट एडिटिंग, बहुत ही गजब की एडिटिंग थी इसमें। ठीक है, बेस्ट लिरिक्स, बेस्ट लिरिक्स, म्यूजिक डायरेक्शन, बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन के लिए इनको अवार्ड मिला है। ठीक है, और भी कई सारी कैटेगरीज हैं जैसे कि बेस्ट स्टोरी। इन सभी कैटेगरीज में लापता लेडीज को कई सारे अवार्ड्स दिए गए हैं। अगर बात करें बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसे दिया गया है? बेस्ट डायरेक्टर, ठीक है, बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है किरण राव को। ठीक है, किरण राव को। ठीक है, ये सबसे बढ़िया निर्माता के रूप में आई है लापता लेडीज में। ठीक है, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसको मिला है बच्चों? बेस्ट एक्ट्रेस का पूछा जाए तो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है नितांशी गोयल को। ठीक है, नितांशी गोयल को। ठीक है, और इसी के साथ जो हमारा बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर है, ठीक है, बेस्ट सपोर्टिव एक्टर के लिए किसको अवार्ड मिला है? बेस्ट सपोर्टिव एक्टर के रूप में किसको अवार्ड मिला है? बेस्ट सपोर्टिव एक्टर के रूप में मिला है हमारे समोसे वाले भाई साहब को, यानी कि रवि किशन जी को। ठीक है, रवि किशन जी को, जिनको समोसे के साथ बहुत ज़्यादा कंसर्न है। ठीक है, और इसमें बेस्ट डेब्यूट फीमेल एक्ट्रेस कौन है? ठीक है, डेब्यू जिन्होंने करा है फीमेल एक्ट्रेस, ठीक है, वो कौन है? वो है प्रतिभा रांता। ठीक है, प्रतिभा रांता, इनको अवार्ड मिला है बेस्ट डेब्यूट फीमेल का। क्लियर है? तो ये कुछ कैटेगरीज हैं और कुछ पर्सनैलिटीज हैं जिनको अवार्ड दिए गए हैं किसमें? आईफा अवार्ड्स 2025 में। ठीक है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा? लापता लेडीज। क्लियर? चलो आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेल ब्रिज पंबन ब्रिज विच इज टू बी इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन April 6 इज लोकेटेड वेयर? देखो इसी क्वेश्चन में बहुत सारे आंसर्स आप लोगों को दिए गए हैं। देखो पंबन ब्रिज, ठीक है, और ये किसके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था? ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। और कब हुआ है इसका इनॉग्रेशन? तो ये हुआ है April 6 को। ठीक है, 6 अप्रैल को इसका इनॉग्रेशन हुआ था, यानी कि उद्घाटन हुआ था किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। और ये कहाँ पर स्थित है पंबन ब्रिज? तो ये हमारा स्थित है बेटा तमिलनाडु में। ठीक है, रामेश्वरम तमिलनाडु में। ठीक है, रामेश्वरम तमिलनाडु में ये जो पंबन ब्रिज है स्थित है। ठीक है, ये जो पंबन ब्रिज है इट इज इंडियाज फर्स्ट वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज। ये भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल है।
ठीक है। ये जो पुल है ये किन दो जगहों को जोड़ता है? ये जोड़ता है भूमि पर स्थित मंडपम शहर को पंबन द्वीप पर स्थित रामेश्वर शहर से जोड़ता है। क्लियर है? इसका जो निर्माण है वो 110 साल पुराने पंबन पुल के स्थान पर किया गया था। ठीक है, 110 साल पुराना जो हमारा पंबन पुल था, ठीक है, वो उसमें क्या था कि अब 110 साल पुराना है तो जाहिर सी बात है उसमें जंग लग चुका है। ठीक है, बहुत ही पुराना हो गया तो वहां पर सेफ्टी कंसर्न सब बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो उसको अब रिप्लेस कर दिया गया है इस नए पंबन ब्रिज से। ठीक है, इसकी जो लंबाई है, इस नए पुल की लंबाई 2.7 किलोमीटर लंबा है। ठीक है, 2.07 किलोमीटर ये लंबा है और इसमें 72.5 मीटर का लिफ्ट स्पैन शामिल है, जिसे ऊपर उठाकर क्या करा जा सकता है, बड़े जहाज हैं जो बड़े जहाज होते हैं इसके नीचे से गुजर सकते हैं। ठीक है, ये वैसा ही ब्रिज है जो बीच में से ओपन हो जाता है। ठीक है, ये वैसा ही ब्रिज है जो बीच में से ओपन हो जाता है और समुद्र में जितने भी हमारे बड़े बड़े जहाज चलते हैं, ठीक है, उनको यहाँ से रास्ता दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये जो पंबन ब्रिज है ये तमिलनाडु में है। ठीक है, कहाँ पर? रामेश्वरम में। क्लियर है? समझ आया यहाँ तक सभी को? तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो आप लोगों को थोड़ा सा नोट डाउन करनी है और याद रखना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। हु वॉन बोथ द मेंस एंड वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड एट इंग्लैंड? इंग्लैंड में आयोजित पुरुष और महिला कबड्डी विश्व कप 2025 किसने जीता है? तो बेटा ये जो हमारा सही उत्तर है वो है इंडिया। ठीक है, इंडिया ने जीता है मेंस एंड वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप 2025। ठीक है, वुमेन्स ने भी और मेंस ने भी किसको हराया है? इंग्लैंड को। ठीक है, इन्होंने किसको हराया है? इंग्लैंड को हराकर 2025 का मेंस एंड वुमेन्स कबड्डी वर्ल्ड कप जीता है। अगर बात करें स्कोर की तो जो हमारा मेंस का स्कोर था, मेंस टीम का स्कोर था वो अच्छा खासा था हमारा, 44 और 41 के स्कोर से इंडियन मेंस टीम ने इनको हराया है। ठीक है, ये मेंस का स्कोर था। और वुमेन्स की बात करें तो वुमेन्स का स्कोर इसमें बहुत ही धाकड़ स्कोर था। ठीक है, धाकड़ स्कोर ऐसे क्योंकि इन्होंने 57 और 34 के स्कोर से इंग्लैंड को हरा दिया। ठीक है, 57 और 34 के स्कोर से इंग्लैंड टीम को हरा दिया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30, मिस्टर क्रिश्चियन स्टोकर वॉज स्वर्न इन एज द चांसलर ऑफ विच कंट्री? श्री क्रिश्चियन स्टोकर ने किस देश के चांसलर के रूप में शपथ ली है? तो ये है बेटा हमारे ऑस्ट्रिया के। ठीक है, ऑस्ट्रिया। ठीक है, ये अब बन गए हैं यहाँ के फेडरल चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया। ठीक है, फेडरल चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया। क्लियर है? इन्होंने शपथ ली है कब? 3 मार्च 2025 को। ठीक है, 3 मार्च 2025 को इन्होंने शपथ ली है एज अ फेडरल चांसलर ऑफ ऑस्ट्रिया। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 31 देखो। रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड रोपवे प्रोजेक्ट्स फॉर केदारनाथ एंड हेमकुंड साहिब एट व्हाट कॉस्ट? हाल ही में केंद्र सरकार ने केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे परियोजनाओं को किस लागत पर मंजूरी दी है? तो इस जो कुल लागत है बेटा ये कितनी होनी चाहिए? 7,000 करोड़, 5,000 करोड़, 8,000 करोड़ या 6,000 करोड़? असल में तो इनमें से कोई भी एक्चुअल अमाउंट नहीं है, बट जो सबसे नियरेस्ट अमाउंट है हम उसको यहाँ पर टिक कर देते हैं, वो है ऑप्शन डी यानी कि 6,000 करोड़। लेकिन ये 6,000 करोड़ एग्जैक्ट सही आंसर नहीं होगा क्योंकि जो टोटल कॉस्ट है वो है 6,811 करोड़। ठीक है, 811 करोड़ जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं तो इस वजह से इनको इग्नोर नहीं कर सकते। तो आंसर जो है वो सही होना चाहिए था 6,811 करोड़। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर हमें ऑप्शन में ये दिए गए हैं तो हमें सबसे नियरेस्ट चूज करना होगा जो कि होगा हमारा 6,000 करोड़। ठीक है, हालांकि 7,000 करोड़ भी इसका नियरेस्ट होता है लेकिन मिनिमम जो 6,000 करोड़ है वो तो दिया ही गया है। 7,000 करोड़ जो बाकी का बचा हुआ है वो तो नहीं है ना? तो 6,811 करोड़ के सबसे नज़दीक कौन सा आएगा? 6,000 करोड़, क्योंकि 6,000 करोड़ बिल्कुल फिक्स है कि हाँ इतना तो अलॉट हुआ ही है। क्लियर है? और ये जो 6,811 करोड़ है ना ये भी 2 प्रोजेक्ट्स में बांटा जाएगा। ठीक है, ये भी टोटल 2 प्रोजेक्ट्स में बांटा जाएगा। पहला जो प्रोजेक्ट है वो है हमारा सोनप्रयाग से लेकर कहाँ तक? हमारा केदारनाथ तक। ठीक है, सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ तक। ठीक है, इसकी जो कुल लंबाई होगी वो होगी 12.9 किलोमीटर। ठीक है, और इसके लिए जो कॉस्ट फाइनल किया गया है वो किया गया है अप्रॉक्स 4,081 करोड़।
ठीक है, 4081 करोड़ रुपए अप्रॉक्स जो है वो इसके लिए मंजूर किया गया है। ठीक है, और जो दूसरा प्रोजेक्ट है बच्चों वो कौन सा है, वो है हमारा गोविंद घाट से लेके हेमकुंड साहिब तक। ठीक है, गोविंद घाट से लेके हेमकुंड साहिब तक, हेमकुंड साहिब तक। ठीक है, ये जो दूसरा प्रोजेक्ट है ये है गोविंद घाट से लेके हेमकुंड साहिब तक, और इसकी जो लंबाई है वो भी लगभग लगभग इतनी ही है, 12.4 किलोमीटर। ठीक है, 12.4 किलोमीटर। इसकी जो कॉस्ट लगाई गई है वो है लगभग 2730 करोड़ रुपए। ठीक है, 2730 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये जो टोटल 6811 करोड़ रुपए है, ठीक है, ये दो प्रोजेक्ट में बटेगा, जिसमें से पहला प्रोजेक्ट है सोनप्रयाग से लेके केदारनाथ तक का रोपवे प्रोजेक्ट। ठीक है, जिसकी लंबाई होगी लगभग 12.9 किलोमीटर, और उसके लिए अमाउंट जो दिया गया है वो है 4081 करोड़ रुपए। ठीक है, और दूसरा प्रोजेक्ट है गोविंद घाट से लेके हेमकुंड साहिब तक, जिसकी लंबाई भी लगभग सेम ही है, 12.4 किलोमीटर, और इसकी जो अप्रॉक्स कॉस्ट लगाई जा रही है वो है 2730 करोड़ रुपए। क्लियर है? आते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। यामांडू ओरसी वॉज रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? यामांडू ओरसी को हाल ही में किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है उरुग्वे। ठीक है, उरुग्वे के नए राष्ट्रपति के रूप में अपॉइंट किया गया है यामांडू ओरसी को। ठीक है, ये यहाँ के 43वें 43rd प्रेसिडेंट है। ठीक है, 43rd प्रेसिडेंट है। चलो यहीं पे अगर बात करें अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट की बच्चों, तो अर्जेंटीना के प्रेसिडेंट का नाम क्या है? वो है हमारे जेवियर, ठीक है, माइली। ठीक है, जेवियर माइली। फिर ऐसे ही चिली के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? उनका नाम है हमारा गैब्रियल, ठीक है, बोरिक, गैब्रियल बोरिक। क्लियर है? ब्राजील के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? इसके बारे में हम कई बार डिस्कशन भी कर चुके हैं। इनका नाम है लुइस इनासियो ल्यूला द सिल्वा। ठीक है, ये इनका बड़ा सा नाम है, लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा। ये कहाँ के राष्ट्रपति हैं? ये हैं हमारे ब्राजील के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 देखो। इंडियाज फर्स्ट रिवर डॉल्फिन पॉपुलेशन सर्वे वाज कंडक्टेड इन विच ईयर्स एंड व्हाट इज द टोटल रिकॉर्डेड नंबर ऑफ डॉल्फिन्स इन द कंट्री? देखो इस क्वेश्चन में पूछा गया है एक तो टोटल जनसंख्या जो कि रिकॉर्ड की गई है इस डॉल्फिन पॉपुलेशन सर्वे में, और दूसरा पूछा गया है कि ये किस साल में आयोजित किया गया था। ठीक है, कौन से साल में ये कंडक्ट हुआ था, ये जो डॉल्फिन पॉपुलेशन सर्वे है ये कब कंडक्ट किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो है ऑप्शन बी। ठीक है, 2021 से लेके 2023 तक ये हुआ था। ठीक है, ये जो सर्वे है ये 2021 से लेके 2023 तक हुआ था, और इसमें जो कुल जनसंख्या पाई गई है डॉल्फिन्स की वो है 6327। ठीक है, पूरे देश भर में जो डॉल्फिन्स की संख्या ज्ञात हुई है वो है 6327। ठीक है, द सर्वे वॉज कैरीड आउट फ्रॉम 2021 टू 23। ठीक है, 2021 से 2023 तक ये सर्वेक्षण किया गया। द एक्सटेंसिव सर्वे वॉज कंडक्टेड अंडर प्रोजेक्ट डॉल्फिन विच वॉज लॉन्च्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट इन 2020। ये जो सर्वेक्षण है, ठीक है, ये जो सर्वे है ये किसके अंतर्गत आता है? ये अंतर्गत आता है प्रोजेक्ट डॉल्फिन के, जो कि लॉन्च किया गया था भारतीय सरकार के द्वारा 2020 में। ठीक है, 2020 में इसको भारत सरकार ने शुरू किया था प्रोजेक्ट डॉल्फिन। ठीक है, और इसी के अंडर ये सर्वे जो है कंडक्ट किया गया है। ठीक है, इस सर्वे में टोटल जो है 6327 रिवर डॉल्फिन्स पाई गई हैं। ठीक है, सर्वेक्षण में देश भर में कुल 6327 नदी डॉल्फिनों का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, जिसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है गंगा नदी और सिंधु नदी में। ठीक है, गंगा नदी में पाए जाने वाली जो डॉल्फिन्स हैं उनकी संख्या है 6324। ठीक है, और सिंधु नदी में टोटल हमें 3 डॉल्फिन्स मिली हैं। ठीक है, जो कि स्पेसिफिकली कहें तो ब्यास नदी जो हमारी पंजाब में बहती है उसमें हमें पाई गई हैं। ठीक है, अब एक गंगा नदी का भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन करें तो स्टेट वाइज इनका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस प्रकार है कि उत्तर प्रदेश में ये 2397 कुल डॉल्फिन्स पाई गई हैं, बिहार में 2220 डॉल्फिन्स पाई गई हैं,
ऐसे ही वेस्ट बंगाल में 815 और आसाम में 635। ठीक है, तो ये जो 6324 डॉल्फिन्स हैं ये स्टेट वाइज उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और आसाम में पाई गई हैं और उनकी संख्या कुछ इस प्रकार से है। क्लियर है। और जो बाकी की बची हुई 3 डॉल्फिन्स हैं वो कहाँ पाई गई हैं, वो पाई गई हैं व्यास नदी में। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पे। हु टॉप्ड द मेडल टैली इन खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025? खेलो इंडिया पैरा खेल 2025 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो शीर्ष स्थान हासिल करने वाला जो राज्य है बच्चों वो है हरियाणा। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने टोटल 104 मेडल्स जीते हैं। ठीक है, 104 मेडल्स जीते हैं। इसमें से अगर बात करें गोल्ड कितने हैं, ठीक है, तो इन्होंने टोटल 34 गोल्ड मेडल जीते हैं। फिर यहीं पे जो हमारे सिल्वर हैं, ठीक है, सिल्वर मेडल इन्होंने जीते हैं 39 और ब्रॉन्ज जीते हैं इन्होंने 31। ठीक है, गोल्ड है 34, सिल्वर है 39 और ब्रॉन्ज है कितने, 31। ठीक है, दूसरे नंबर पे आने वाला जो राज्य है वो है तमिलनाडु। इन्होंने टोटल 74 मेडल जीते हैं। ठीक है, 74 मेडल जीते हैं, जिसमें से गोल्ड की संख्या कितनी है, इन्होंने टोटल 28 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, और सिल्वर इन्होंने जीते हैं 19। ठीक है, टोटल 19 इन्होंने सिल्वर जीते हैं और यहीं पे ब्रॉन्ज जो है वो इन्होंने 27 जीते हैं। ठीक है, 28 गोल्ड मेडल, 19 सिल्वर मेडल और 27 ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, टोटल 74 मेडल्स तमिलनाडु ने जीते हैं, जिसकी वजह से ये दूसरे स्थान पर है। ठीक है, और तीसरे स्थान पर कौन है, हमारा उत्तर प्रदेश। ठीक है, तीसरे स्थान पर है हमारा उत्तर प्रदेश, जिन्होंने टोटल 64 मेडल जीते हैं। ठीक है, अब इन 64 मेडल में जितने गोल्ड हैं वो हैं 23। ठीक है, 23 गोल्ड मेडल हैं, सिल्वर है हमारे 21 और ब्रॉन्ज है 20। ठीक है, ब्रॉन्ज है कितने, 20। तो ये टोटल हमारे मेडल्स की संख्या है, जिसके हिसाब से उत्तर प्रदेश जो है वो तीसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है और टॉप पर कौन है, हरियाणा। ठीक है, जिसने 104 मेडल जीते हैं। क्लियर है। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पे। विच टीम हैज वॉन द रणजी ट्रॉफी 2024-25 टाइटल बाय डिफीटिंग केरला? किस टीम ने केरल को हराकर रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब जीता है? तो बेटा इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, विदर्भा। ठीक है, विदर्भा ने जीता है रणजी ट्रॉफी 2024 और 25। ठीक है, द रणजी ट्रॉफी इज इंडियाज ओल्डेस्ट एंड मोस्ट प्रेस्टिजियस डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट। रणजी ट्रॉफी भारत का सबसे पुराना और प्रतिष्ठित घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट होता है। ठीक है, इट इज नेम्ड आफ्टर रंजीत सिंह जी, हु वॉज इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर। इस टूर्नामेंट का जो नाम है बेटा वो रणजीत सिंह जी के नाम पर रखा गया है, जो कि भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर थे। ठीक है, 2024-25 संस्करण का फाइनल विदर्भ और केरला के बीच खेला गया था, जिसमें विदर्भ जीत गया है केरला को हराकर। ठीक है, विदर्भ ने फाइनल में केरल को हराकर खिताब जीता है। ये विदर्भ का जो है तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब है। ठीक है, ये 3 बार टोटल रणजी ट्रॉफी जीत चुका है, ये टाइटल इसको मिला है। ठीक है, और जो पहले 2 मिले थे वो लगातार इसने 2 बार जीते थे, एक तो 2017 से 18 वाले संस्करण में एडिशन में, और दूसरा जो जीता था वो 18 से 19 वाले एडिशन में, और जो तीसरा ट्रॉफी मिला है वो मिला है 24 से 25 में। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सभी को। चलिए, अकॉर्डिंग टू द रिसेंट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI report, India has become which largest arms importer in the world? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट SIPRI की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा हथियार आयातक बन गया है? तो इंडिया जो है बेटा वो है हमारा सेकंड रैंक पे। ठीक है, सेकंड सबसे बड़ा इंपोर्टर है। ठीक है, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस का। क्लियर है। देखो अभी प्रथम पे कौन है, जैसा कि सभी जानते हैं यूक्रेन और रशिया के बीच में बहुत ही बड़ा विवाद चल रहा है और अभी तक चल रहा है। तो यूक्रेन जो है उसको हथियारों की जरूरत पड़ रही है, तो अभी जो सबसे बड़ा वर्ल्ड में लार्जेस्ट इंपोर्टर है, इंडिया शेयर ऑफ ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट वॉज 8.3%। वैश्विक हथियार आयात में भारत की हिस्सेदारी कितनी थी, 8.3% थी। ठीक है, वाइल रशिया रिमेन्ड इंडियाज प्राइमरी आर्म्स सप्लायर। देखो रूस भारत का प्रमुख हथियार आपूर्तिकर्ता बना रहा। ठीक है, सभी जानते हैं कि हमें जितने भी हथियार वगैरह मिलते हैं हम अधिकतर जो इंपोर्ट करते हैं कहाँ से करते हैं, रशिया से मांगते हैं। ठीक है, क्योंकि रशिया जो है हमारा पुराना घनिष्ठ मित्र है। ठीक है, इंडिया का मित्र है।
तो रशिया जो है वो हमारा आपूर्तिकर्ता है, ठीक है। लेकिन अभी हमारे भारत में क्या चल रहा है कि डीआरडीओ की मदद से, ठीक है, डीआरडीओ का बहुत बड़ा योगदान है इस चीज़ में कि अब जो हमारे हथियार हैं वो अधिकतम हम भारत में ही बनाने की कोशिश कर रहे हैं डीआरडीओ की मदद से, ठीक है। जिसकी वजह से इंपोर्ट में ना गिरावट आई है। भारत के इंपोर्ट में अब पहले जैसी वृद्धि नहीं रही है। पहले हम लोग निर्भर थे रशिया पे, फ्रांस पे, ठीक है। अभी जो है हम सबसे ज़्यादा जो हमारे हथियार वगैरह हैं हम कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने खुद बनाएं। किन इनिशिएटिव्स के चलते, ठीक है, ये जो हमारा मेड इन इंडिया है, ठीक है, और आत्मनिर्भर भारत, ये दो इनिशिएटिव्स हैं, इनके चलते हम क्या कर रहे हैं, अब अपने हथियारों को खुद ही डिज़ाइन कर रहे हैं और खुद ही बहुत ही अच्छे लेवल के हथियारों को बना रहे हैं। बट स्टिल हमें इंपोर्ट करने की ज़रूरत पड़ती है ना। लेकिन अब पहले जितनी नहीं पड़ती, उसमें क्या है, जो हम इंपोर्ट करते थे उसके रेशो में बहुत ज़्यादा अब गिरावट आई है, ठीक है। While Russia remained India's primary arms supplier, its share of imports to India dropped significantly compared to previous periods. ठीक है, पिछले जो हमारा रिकॉर्ड था इंपोर्ट्स का, उसके हिसाब से अभी जो हमारे इंपोर्ट दर है उसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। India has been diversifying its suppliers with France emerging as the second largest arms provider or supplier. ठीक है, भारत अपने आपूर्तिकर्ताओं में विविधता ला रहा है और फ्रांस दूसरा सबसे बड़ा हथियार आपूर्तिकर्ता बनकर उभरा है। क्लियर है। इंडियाज आर्म्स इंपोर्ट्स एक्चुअली डिक्लाइंड बाय 9.3% बिटवीन 2015 to 19 and 2020 to 24. This is partly due to the country's increased focus on domestic defense production. 2020 से 24 के बीच भारत के हथियार आयात में वास्तव में 9.3% की गिरावट आई है। यह आंशिक रूप से देश द्वारा घरेलू रक्षा उत्पादन पर बढ़ते ध्यान के कारण है, ठीक है। तो वही जो मैंने अभी बताया कि अब जो है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के चलते हम लोग अपने हथियार जो हैं वो स्वदेशी हथियार बना रहे हैं, ठीक है। डीआरडीओ का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। तो अब जो हमारे मिसाइल्स हैं, ठीक है, आर्म्स हैं, जितने भी हथियार हम बना रहे हैं वो बहुत ही अच्छे लेवल के हैं, जिसकी वजह से क्या हमें बेनिफिट मिला है कि हमें इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, जो भारत के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 37 देखो बच्चों, हु सिक्योर्ड रैंक 1 इन द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2025। खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 की पदक तालिका में प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है। तो प्रथम स्थान किसने प्राप्त किया है बच्चों, वो है इंडियन आर्मी, ठीक है। इंडियन आर्मी ने खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 की पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। क्लियर है। इसने टोटल जो गोल्ड मेडल जीते हैं यहाँ पर, ठीक है, उनकी संख्या है 7, ठीक है। और सिल्वर मेडल जो जीते हैं, ठीक है, सिल्वर मेडल जो जीते हैं उनकी संख्या है 5 और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, ठीक है। जो ब्रॉन्ज मेडल जीते गए हैं वो है 6, ठीक है। ये इंडियन आर्मी जो है वो हमारा पहले स्थान पर है। फिर इसी के साथ हिमाचल प्रदेश जो है वो आता है सेकंड स्थान पर, ठीक है। हिमाचल प्रदेश आता है सेकंड स्थान पर। इसने जो गोल्ड जीते हैं वो है 6, ठीक है। और सिल्वर मिले हैं इसको 5, ठीक है, सिल्वर मिले हैं 5 और ब्रॉन्ज मिले हैं 7, ठीक है। ब्रॉन्ज मिले हैं कितने, 7, ठीक है। और ये जो खेल है ये कहाँ पर आयोजित किया गया था बेटा, ये आयोजित हुआ था लद्दाख एंड जम्मू और कश्मीर में, ठीक है। JNK लिख देते हैं इसे। लद्दाख और जम्मू और कश्मीर में ये खेल आयोजित हुए थे, जिसमें इंडियन आर्मी जो है वो प्रथम स्थान पर है, ठीक है, प्रथम स्थान पर है, जिसने 7 गोल्ड जीते हैं, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है। दूसरे स्थान पर आता है हमारा हिमाचल प्रदेश, जिसने 6 गोल्ड, 5 सिल्वर और 7 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। और ये खेल कहाँ आयोजित हुआ था बेटा, ये आयोजित हुआ था लद्दाख और जम्मू और कश्मीर में। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। विच टीम वॉन द वुमेन्स प्रीमियर लीग WPL 2025 टाइटल। महिला प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो है मुंबई इंडियंस, ठीक है। मुंबई इंडियंस ने किसको हराया था, दिल्ली कैपिटल्स को। मुंबई इंडियंस डिफीटेड दिल्ली कैपिटल्स, ठीक है, दिल्ली कैपिटल्स। क्लियर है। तो महिला प्रीमियम लीग यानी कि वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 टाइटल किसने जीता है, मुंबई इंडियंस ने। किसको हराकर, दिल्ली कैपिटल्स को, ठीक है।
देखो क्वेश्चन नंबर 39 बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। द बोंगो सागर 2025 नेवल एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन विच कंट्रीज। बोंगो सागर 2025 नौसैनिक अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया जाता है। देखो बहुत ही आसान सा इसका आंसर है बोंगो। ठीक है, इस इतना शब्द याद रख लो। बोंगो से क्या बनता है? बोंगो। बोंगो कौन होगा? ठीक है, बोंगो होगा बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश इज इक्वल टू बोंगो, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में ये जो नेवल एक्सरसाइज है ये कंडक्ट की गई थी। क्लियर है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इंडिया एंड बोंगो इज इक्वल टू बांग्लादेश। ठीक है, द एक्सरसाइज टुक प्लेस इन द बे ऑफ बंगाल इन मार्च 2025। ये जो एक्सरसाइज है ये 2025 मार्च में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में। इसमें पार्टिसिपेंट्स है इंडियन नेवी और बांग्लादेश नेवी। ठीक है, इंडियन नेवी जो थी वो रिप्रेजेंट हुई थी किसके साथ? बाय द गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर आईएनएस रणवीर। और बांग्लादेश नेवी पार्टिसिपेट किया था किस चीज के साथ? विद इट्स वेसल द बीएनएस अबू उबैदा। ठीक है, द प्राइमरी गोल्स वर टू एनहांस interoperability and strengthen maritime security cooperation between the two navies. The drills included tactical maneuvers, surface firing and सर्च एंड सीजर ऑपरेशंस। इसका जो मुख्य उद्देश्य था बच्चों वो क्या था? दोनों नौसेनाओं के बीच अंतर संचालनीयता को बढ़ाना और समुद्री सुरक्षा सहयोग को मजबूत करना। इस अभ्यास में सामरिक युद्धाभ्यास, सतह पर गोलीबारी और तलाशी एवं जब्ती अभियान शामिल थे। क्लियर है? द एक्सरसाइज इज पार्ट ऑफ इंडियाज ब्रॉडर सागर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इनिशिएटिव विच प्रमोट्स मैरीटाइम कोऑपरेशन एंड सिक्योरिटी इन द इंडियन ओशियन। ये जो अभ्यास था ये भारत की व्यापक सागर क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास पहल का हिस्सा है जो हिंद महासागर में समुद्री सहयोग और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। क्लियर है? तो ये कुछ डिटेल्स हैं बोंगो सागर नेवल एक्सरसाइज के बारे में जो कि आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 देखो। हु वॉज अवॉर्डेड द गोलकीपर ऑफ द ईयर इन द हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024। हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में गोलकीपर ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो देखो तीन ऑप्शन में तो लिखा है पुनिया पुनिया पुनिया। ठीक है, चौथा है अमित रोहिदास। अब ये चौथा अलग है तो इसको ऐसे करके सही मत कर लेना। ठीक है, इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो है सविता पुनिया। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है, सविता पुनिया। ठीक है, इनको गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है हॉकी इंडिया अवार्ड्स 2024 में। साथ ही साथ इनको हॉकी इंडिया बलजीत सिंह अवार्ड भी दिया गया है फॉर द गोलकीपर ऑफ द ईयर। ठीक है, इनको साथ ही साथ कौन सा अवार्ड दिया गया है? बलजीत सिंह अवार्ड। ठीक है, बलजीत सिंह अवार्ड किस चीज के लिए? यही फॉर द गोलकीपर ऑफ द ईयर, गोलकीपर ऑफ द ईयर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 41। Scientists recently discovered 128 new moons, increasing the total number of moons on this planet to 274. Which planet is this? देखो planet का नाम पूछा गया है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में 128 नए चंद्रमाओं की खोज की है जिससे यह ग्रह पर चंद्रमाओं की कुल संख्या बढ़ाकर 274 कर दी गई है। ठीक है, यह कौन सा ग्रह है? तो ये जो ग्रह है बेटा ये है हमारा सैटर्न। ठीक है, ये ग्रह है हमारा सैटर्न जिसपे अब कुल चंद्रमाओं की कुल सैटेलाइट्स की संख्या कितनी हो गई है? 274 हो गई है। ठीक है, इस पे 128 नए चंद्रमाओं को खोजा गया है वैज्ञानिकों के द्वारा। क्लियर है? अगर आप लोगों से पूछा जाए मार्स पर कुल चंद्रमाओं की संख्या कितनी है, कुल कितने मून्स हैं, तो बेटा यहाँ पर है हमारे टोटल 2 मून। ठीक है, 2 मून्स हैं। जुपिटर के पास अपने खुद के 95 मून्स हैं। ठीक है, 95 मून्स हैं। यूरेनस के पास कितने हैं बच्चों? टोटल 28। ठीक है, अपने अर्थ के पास कितने हैं? अपने अर्थ के पास बस एक ही है। अब सपोज करो अभी जो रिसेंटली करवा चौथ गया, ठीक है, 10 तारीख को करवा चौथ था। अब अगर बात करते हम अर्थ पे तो एक ही चंद्रमा है तो आसानी रहती है ना कि चांद निकलेगा तो हम हमारी जो महिलाएं हैं वो व्रत तोड़ेंगी और अपने पति की लंबी उम्र की कामनाएं करेंगी। ठीक है, अगर सपोज करो हम कभी रह रहे होते सैटर्न या फिर जुपिटर जैसे ग्रह पे
ठीक है, जहाँ पे मून की संख्या कितनी है, बहुत ज़्यादा, 274 सैटर्न के पास है, जुपिटर के पास 95 है। अब इनमें से हमारी महिलाओं को देखो लेकिन बहुत आसानी होती है ना, कभी भी किसी भी मून को देख के वो अपना व्रत तोड़ सकते थे। अगर ये थोड़े से हैबिटेबल प्लैनेट्स होते तो बहुत मजा आता है यहाँ पर रहने में हमारी महिलाओं को, है ना। उनको इतना कष्ट नहीं सहना पड़ता जितना कि अब यहाँ पृथ्वी पर सहना पड़ता है। पृथ्वी बहुत ज्यादा कष्टदायक होती जा रही है ना, बहुत दुखदायक होती जा रही है, बहुत समस्या हो जाती है। बेचारी सुबेरे से भूखी प्यासे ऐसी बैठी रहती है, निर्जला व्रत रखती हैं, ठीक है, ना पानी पी सकती हैं ना कुछ चाय वगैरह। लेकिन अभी अभी एक नई चीज़ मेरे को सुनने में आई कि कुछ लोग व्रत रखते हैं और शाम 6 बजे के बाद वो चाय पी सकते हैं। ये सिस्टम समझ नहीं आया। मतलब ऐसे तो पति की उम्र में अगर थोड़ी सी कमी आ गई तो ये क्या इसी के कारण होगी या किसी और कारण होगी। चलो खैर, वापिस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर है वो क्या है, सैटर्न। सैटर्न पे जो मून की संख्या है वो कितनी हो गई है, 274। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, विच एडिशन ऑफ वरुण नेवल एक्सरसाइज वॉज हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। ठीक है, देखो क्वेश्चन में कितनी सारी डिटेल्स आप लोगों को मिल जाती हैं। वरुण नेवल एक्सरसाइज किन दो देशों के बीच हुई थी, इंडिया और फ्रांस के बीच। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा गया है कि ये कौन सा संस्करण था, यानी कि कौन सा एडिशन था, ये कौन सी बारी थी इनकी इस एक्सरसाइज की। तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो है 23rd, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, 23rd ऑप्शन डी। क्लियर है। ये जो हमारी वरुण नेवल एक्सरसाइज है, इसका जो वरुण नाम है ये कौन से साल में ऑफिशियली नाम दिया गया था, वरुणा। ठीक है, तो ये 2001 में इसको ऑफिशियली नाम दिया गया था कि इस एक्सरसाइज को हम बुलाएंगे वरुणा। ठीक है, इसका फर्स्ट एडिशन कब हुआ था बच्चों, इसका फर्स्ट एडिशन हुआ था हमारा 1993 में। ठीक है, 1993 में इसका पहला एडिशन हुआ था। अब बात करें ये जो 23वां एडिशन हुआ था ये कब से कब तक हुआ था, ये हुआ था 19 से लेके 22 मार्च, ठीक है, 2025 में। ठीक है, 19 से 22 मार्च तक ये हमारी नेवल एक्सरसाइज जो है वो चली थी, जिसका नाम है वरुण। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्नीकर्स ब्रांड स्केचर्स रिसेंटली। देखो क्या लेवल आ चुका है अब क्वेश्चंस पढ़ाने का और पढ़ने का। ठीक है, अब देखो पढ़ाने पढ़ने की बात तो छोड़ो, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो क्या करें। ठीक है, तो पढ़ाना भी पड़ेगा और पढ़ना भी पड़ेगा। अब यही जूते के ब्रांड एम्बेसडर को आप लोग पढ़ पढ़ के एक बढ़िया से ऑफिसर बनोगे, ठीक है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनोगे, यही लेवल रह चुका है भारत के एजुकेशन सिस्टम का। ठीक है, चलो खैर वापस आते हैं, पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि कुछ भी आ सकता है एडिक्विटी के जमाने में। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द स्नीकर्स ब्रांड स्केचर्स रिसेंटली। ठीक है, एक ब्रांड है स्केचर्स नाम का जो जूते बनाता है। अब इसके जो ब्रांड एम्बेसडर हैं बेटा वो कौन है, अगर बात करें मार्च की तो उसके अकॉर्डिंग सही उत्तर होगा जसप्रीत बुमराह। ठीक है, जसप्रीत बुमराह कि, लेकिन अगर ये स्पेसिफिकली पूछा जाए मार्च तब, ठीक है, अगर मार्च के अलावा पूछा जाए जून 2025 में कौन है, जून 2025 में इसके ब्रांड एम्बेसडर बदल के फिल्म एक्टर अभिनेता कार्तिक आर्यन को बना दिया गया था, कार्तिक आर्यन। ठीक है, और अगर बात करें सितंबर 2025 में कौन है, सितंबर 2025 में फिर बदल दिया गया और वो थे मोहम्मद सिराज। ठीक है, मोहम्मद सिराज। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल एंड अफ्रीकन प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो बेटा इनका नाम है क्रिस्टी कोवेंट्री। ठीक है, क्रिस्टी कोवेंट्री, जो कि खुद एक ओलंपियन रह चुकी हैं और कम से कम 7 बार ये ओलंपिक मेडल जीत चुकी हैं। ठीक है, 7 बार ये मेडल जीत चुकी हैं, किस फील्ड में, स्विमिंग में। ठीक है, स्विमिंग में ये 7 बार जीत चुकी हैं और ये किस कंट्री की तरफ से खेलती थी, ये थी जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे। ठीक है, जिम्बाब्वे के लिए 7 बार मेडल जीत चुकी हैं स्विमिंग में। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हु हैज बीन अवॉर्डेड द AM ट्यूरिंग अवार्ड 2024 नोन एज द नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग। देखो हिंदी में मत जाना, हिंदी में ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है। ठीक है, हिंदी में ये क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो गया है, चलो इसको अगली बार में सही कर देंगे, चिंता मत कीजिए। Who has been awarded the AM Turing Award 2024 known as the
नोबेल प्राइज ऑफ कंप्यूटिंग? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो है एंड्रयू बार्टो एंड रिचर्ड स्यूटन। ठीक है, रिचर्ड स्यूटन। इनको अवार्ड दिया गया है एएम ट्यूरिंग अवार्ड 2024 में, जो कि ये जो अवार्ड है एएम ट्यूरिंग अवार्ड ये नोबेल प्राइज माना जाता है कंप्यूटिंग में। ठीक है, नोबेल प्राइज माना जाता है ये कंप्यूटिंग में। ठीक है, अब इनको ये जो अवार्ड है ये क्यों मिला है, इनके कंसेप्चुअल, ठीक है यहाँ पे लिख देता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा सा नाम है। ठीक है, कंसेप्चुअल एंड एल्गोरिथमिक फाउंडेशन फॉर मॉडर्न कंप्यूटेशनल रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ठीक है, अब देखो कितना बड़ा सा नाम है। ठीक है, अभी जो भी होता है बहुत वैसे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। ठीक है, अगर आसान भाषा में कहा जाए तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये रिलेटेड है। ठीक है, इनकी कंप्यूटेशनल एंड एल्गोरिथमिक फाउंडेशन फॉर मॉडर्न कंप्यूटेशनल रीइंफोर्समेंट लर्निंग, इन्होंने इसमें बहुत ज़्यादा काम किया था, तो इस चीज़ के लिए इनको अवार्ड दिया गया है। किस किस को? एंड्रयू बार्टो और रिचर्ड स्यूटन को। क्लियर है? Which state government has launched the Beyond Screens initiative to curb digital dependency? किस राज्य सरकार ने डिजिटल निर्भरता को रोकने के लिए बियॉन्ड स्क्रीन्स पहल शुरू की है? तो इसका जो सही उत्तर है बच्चों वो है कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका ने ये इनिशिएटिव जो है स्टार्ट की है, ये पहल शुरू की है बियॉन्ड स्क्रीन्स नाम की। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। ये क्या करता है बेटा? ये डिजिटल लत से जूझ रहे व्यक्तियों को सहायता और संसाधन प्रदान करना। ठीक है, प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड रिसोर्सेज फॉर इंडिविजुअल्स स्ट्रगलिंग विद डिजिटल एडिक्शन। ठीक है, अगर आजकल के समय में देखेंगे तो ये जो हमारे सबसे आखिरी वाली उंगली होती है ना हाथ की, जिसे हम पिंकी फिंगर कहते हैं, इस पे एक निशान भी बन चुका है। क्योंकि जब हम अपने हाथ में फ़ोन रखते हैं तो इसी फिंगर पे सपोर्ट पे रखते हैं उस फ़ोन को, जिसकी वजह से क्या हो गया है, यहाँ पर निशान भी बन गया है। बहुत सारे लोगों के ये निशान बन चुका है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एडिक्शन है एक फ़ोन चलाने का। आजकल अगर आप रील्स देखना चालू करो तो उसको घंटों घंटों तक देख सकते हो, ना ही बोर होगे और ना ही आपका बंद करने का मन करेगा। तो ये सब क्या है, ये डिजिटल एडिक्शन है। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए यहाँ पर ये इनिशिएटिव जो है वो लागू की गई है। अत्यधिक डिजिटल उपयोग के प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह से स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी के संतुलित उपयोग को प्रोत्साहित करना। एनकरेजिंग बैलेंस्ड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू फोस्टर वेलबींग बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। क्लियर है? इंटीग्रेटिंग डिजिटल वेलनेस इनटू मेन स्ट्रीम हेल्थ केयर, डिजिटल स्वास्थ्य का को मुख्य धारा की स्वास्थ्य सेवा में एकीकृत करना। तो ये कुछ इसके की पॉइंट्स हैं किसके? हमारे बियॉन्ड स्क्रीन इनिशिएटिव के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 देखो बेटा, वेयर इज द अट्टुकल पोंगला फेस्टिवल ऑब्जर्व्ड? ठीक है, ये अट्टुकल पोंगला त्योहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये जो हमारा अट्टुकल पोंगला त्योहार है बच्चों, ये मनाया जाता है केरला में। ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, और ये कहाँ पर मनाया जाता है? तिरुवनंतपुरम में एक मंदिर है। कहाँ पर? तिरुवनंतपुरम में एक मंदिर है जिसका नाम है बेटा अट्टुकल भवथी। ठीक है, अट्टुकल भवथी। ठीक है, ये एक मंदिर है अट्टुकल भवथी मंदिर। ठीक है, यहाँ पर ये जो अट्टुकल पोंगला फेस्टिवल है ये मनाया जाता है, और ये किस गॉडेस से एसोसिएटेड है? उन गॉडेस का नाम है गॉडेस अट्टुकल अम्मा। ठीक है, गॉडेस अट्टुकल लम्मा। ठीक है, गॉडेस अट्टुकल अम्मा से एसोसिएटेड है ये जो त्योहार। ठीक है, अट्टुकल पोंगला। ठीक है, और यहाँ पर ना जब ये त्योहार मनाया जाता है तो ये स्पेसिफिकली इसमें वुमेन्स आती हैं। ठीक है, महिलाएं आती हैं, और ये दुनिया की सबसे ज़्यादा रिलीजियस भीड़ यहाँ पर लगती है महिलाओं की। ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी गैदरिंग होती है। ठीक है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट गैदरिंग, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग।
ठीक है, रिलीजियस गैदरिंग ऑफ वुमेन्स, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कुछ डिटेल्स, ठीक है। ये वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट रिलीजियस गैदरिंग में से एक है, ठीक है, जो कि सिर्फ और सिर्फ किसकी गैदरिंग होती है, महिलाओं की, ठीक है। तो अट्टुकल पोंगला फेस्टिवल जो है ये कहाँ मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हमारा केरला में। ये किस देवी से एसोसिएटेड है, गॉडेस अट्टुकल अम्मा, ठीक है। अट्टुकल से ये चीज आप याद रख लेंगे। और ये कहाँ मनाया जाता है, तिरुवनंतपुरम में एक मंदिर है जिसका नाम है अट्टुकल भगवती मंदिर, ठीक है। यहाँ पर इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। क्लियर है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। इन विच स्टेट वॉज द राजीव युवा विकासम स्कीम लॉन्च्ड टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंस टू बैकवर्ड क्लास यूथ। पिछड़े वर्ग के युवाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए राजीव युवा विकासम योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो ये जो हमारा राज्य है बेटा वो है तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना में इस योजना को शुरू किया गया है। ये जो यूथ है हमारा बैकवर्ड क्लास से जो है, ठीक है, उनको फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए बढ़ावा देना, इन सभी चीज़ों के लिए इस स्कीम को यहाँ पर लागू किया गया है जिसका नाम है राजीव युवा विकासम। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 49। पद्म भूषण विनर रमाकांत रथ हु रिसेंटली पास्ड अवे ही वॉज एसोसिएटेड विद विच फील्ड। पद्म भूषण विजेता रमाकांत रथ का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से जुड़े थे। बेटा ये जो हमारे पद्म भूषण विनर रमाकांत रथ जी हैं ये लिटरेचर से जुड़े थे, ये साहित्य से जुड़े थे, ठीक है, ये साहित्य से जुड़े थे। क्लियर है। ये पोएट थे, ठीक है, ही वॉज अ पोएट फ्रॉम उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा के पोएट थे। इनका निधन कब हुआ है बच्चों, तो वो डेट आप लोगों को याद रखनी है 16 मार्च 2025, ठीक है, 16 मार्च 2025। साथ ही में यहाँ पर एक और डेट पूछी जा सकती है कि इनको पद्म भूषण कब मिला था। इनको पद्म भूषण मिला था बच्चों 2006 में, ठीक है, 2006 में इनको पद्म भूषण मिला था। क्लियर है। चलिए लास्ट क्वेश्चन। हु वॉन द डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 किसने जीता है। तो बेटा इसका सीधा सा आंसर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जीता है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025। और इसको दिया किसने है, ये दिया गया है सेंट्रल बैंकिंग लंदन के द्वारा, ठीक है, सेंट्रल बैंकिंग लंदन के द्वारा, ठीक है। सेंट्रल बैंकिंग लंदन ने यह अवार्ड दिया है डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025। और किसको दिया है, ये दिया है आरबीआई को, ठीक है। इसने दो पहल चालू करी थी जिसका नाम है एक तो प्रवाह और दूसरा है सारथी, ठीक है, दूसरा है सारथी। ये दो इनिशिएटिव थी जिसके चलते आरबीआई को डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड दिया गया है 2025 में। क्लियर है। तो यहाँ पर ख़त्म होते हैं हमारे 50 क्वेश्चंस, यानी कि हमने आज अपना दूसरा सेट भी ख़त्म कर लिया है, ठीक है। अब हम मिलेंगे अपनी अगली क्लास में अपने अगले 25 क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना भाई लोगों, ठीक है, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, इस पे हम डेली क्विज़ेस अपलोड करते हैं, ठीक है। उन क्विज़ेस से क्या मदद मिलेगी, ये जो क्विज़ होंगी ये करंट अफेयर से रिलेटेड होंगी, ठीक है। साथ ही साथ आपको स्टैटिक जीके की क्विज़ेस मिलेंगी यहाँ पर, और तो और आपको यहाँ पर इंग्लिश वोकैबुलरी की क्विज़ेस भी मिलेंगी। तो फटाफट से इस क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए। और अगर मेहनत नहीं करनी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा हमारे व्हाट्सएप चैनल का और टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। साथ ही साथ व्हाट्सएप चैनल पे भी आपको डेली क्विजेस मिलेंगी। तो फटाफट से इन दोनों चैनल्स को ज्वाइन कीजिए, ठीक है, और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।